दोस्तों साल 2010 में जब अमेरिका 2007 वाली फाइनेंशियल क्राइसिस को भुला करके रिकवरी कर रहा था, तभी 6 मई 2010 को अमेरिका का स्टॉक मार्केट एक बार फिर से बुरी तरह से हिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, 6 मई 2010 को काफ़ी स्थिर समझे जाने वाले डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल इंडेक्स में करीब कुछ मिनटों में 1000 पॉइंट की बड़ी गिरावट दर्ज होती है। अचानक से इतनी बड़ी गिरावट से पूरे अमेरिका के मार्केट में एक तरफा पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। हालांकि यह गिरावट कुछ मिनटों की थी। इसके बाद मार्केट फिर से बाउंस बैक करता है और वी शेप में रिकवरी करते हुए फिर से अपने उन्हीं ऊंचे लेवल्स पर पहुंच जाता है। लेकिन अब भी सवाल यह बनता है कि कुछ मिनटों की यह बड़ी गिरावट हुई कैसे। उस समय के एक्सपर्ट वगैरह इसे एक सॉफ्टवेयर ग्लिच समझ रहे थे, जबकि कुछ लोग इसे एक हैकिंग कह दे रहे थे। लेकिन सच्चाई इन सब से बिल्कुल अलग थी। इतने बड़े गिरावट के पीछे एक भारतीय मूल का ट्रेडर था जिसका नाम नविंदर सिंह सराव था। जी हाँ दोस्तों, नविंदर सिंह सराव ने साल 2010 के इस फ्लैश क्रैश को अंजाम दिया था। और ख़ास बात, इस फ्लैश क्रैश को उसने अपने लंदन के बेडरूम से बैठ कर के अंजाम दिया था। अंजाम देने के अलावा इसने इस पूरे क्रैश से करीब 8 करोड़ रुपए की कमाई भी की थी। तो आइए इस वीडियो में हम नविंदर सिंह सराव के बारे में जानेंगे और नविंदर सिंह सराव ने इस पूरे क्रैश को कैसे अंजाम दिया उसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, नविंदर के माता पिता भारत के पंजाब से संबंध रखते हैं। नविंदर बचपन में ही यूके में आकर के बस गया था और यूके में ही नविंदर ने अपनी प्राइमरी और हायर एजुकेशन की शिक्षा पूरी करी होती है। नविंदर बचपन से काफ़ी तेज़ दिमाग का माना जाता था। कहते हैं कि नविंदर अर्थमेटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे टफ क्वेश्चंस वगैरह को कुछ सेकंड में ही सॉल्व कर देता था। यह स्मार्टनेस आगे चल करके नविंदर को ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट की दुनिया में भी फ़ायदा पहुंचाता है। दोस्तों, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि नविंदर को पहली बार कॉलेज के दिनों में ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट के बारे में पता चलता है। दरअसल होता क्या है कि कॉलेज के दिनों में उसका एक रूममेट होता है और ये रूममेट काफ़ी महंगे कपड़े और जूते पहनता था। इसे देख करके नविंदर पूछता है, भाई तुम इसके लिए पैसे कहाँ से लाते हो? तो नविंदर का दोस्त जवाब देता है, ट्रेडिंग करके। फिर क्या, नविंदर ने स्टॉक मार्केट, फाइनेंशियल थ्योरी, ट्रेडिंग से रिलेटेड सारी बुक्स वगैरह पढ़ना शुरू कर देता है। इसके साथ नविंदर ट्रेडिंग अकाउंट भी खोल लेता है और अपने सेविंग के पैसों से ट्रेडिंग भी करना सीखता है। आगे चल कर के कॉलेज ख़त्म होता है और नविंदर कहीं नॉर्मल सी जॉब करना भी शुरू कर देता है। लेकिन नविंदर को इन सारे जॉब्स में मज़ा नहीं आता है। असली खेल साल 2003 में शुरू होता है। दरअसल होता क्या है कि नविंदर एक दिन लोकल न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है और उस न्यूज़पेपर में एक जॉब वैकेंसी निकली होती है और ये जॉब वैकेंसी आईडीटी कंपनी की होती है। आईडीटी कंपनी एक फ्यूचर ट्रेडिंग ट्रेडर के लिए पोजीशन निकाली होती है जिस पर नविंदर अप्लाई करता है। इस जॉब को पाने के लिए नविंदर को 3 लेवल का एग्ज़ाम और एक इंटरव्यू पास करना होता है। नविंदर के लिए 3 लेवल के एग्ज़ाम पास करना कुछ टफ काम नहीं था, क्योंकि नविंदर ने प्रॉब्लम सॉल्विंग के मामले में एक स्किल जनरेट कर रखी थी। दिक्कत थी उसे इंटरव्यू में, क्योंकि नविंदर का नेचर इंट्रोवर्ट टाइप का था। लोगों से बातचीत करते समय लोगों से ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर पाता था, ना तो लोगों से आई कांटेक्ट करके बात कर पाता था। खैर, एग्ज़ाम पास करने के बाद इंटरव्यू की जब बारी आती है, नविंदर वहाँ पर इंटरव्यूअर से ढंग से आई कांटेक्ट नहीं कर पाता है। लेकिन लोग तब हैरान हो जाते हैं जब इंटरव्यूअर नविंदर से कई सारे मैथमेटिक्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन पूछते हैं और नविंदर क्वेश्चन ख़त्म होने से पहले ही सारे जवाब देने लगता है। इसके अलावा कुछ सवाल को वह जो कई मिनटों के होते थे उसे कुछ सेकंड में ही सॉल्व कर देता था। इन सब स्किल्स को ध्यान में रखते हुए आईडीटी कंपनी ने उसे उस पोजीशन के लिए परफेक्ट समझती है और नविंदर को वो जॉब मिल जाती है, जिसके बाद शुरू होता है नविंदर का स्टॉक मार्केट का कैरियर। जॉब मिलने के बाद नविंदर अपनी ट्रेडिंग स्किल और अपने टैलेंट के दम पर अपनी कंपनी को हर दिन अच्छा खासा प्रॉफिट बनाकर देना शुरू कर दिया। नविंदर 8 घंटे की जॉब बिल्कुल फोकस से करता था। जॉब करते समय नविंदर किसी से बातचीत करना नहीं पसंद करता था और लोगों के द्वारा बातचीत होने पर उसके कान में आवाज़ ना आए उसके लिए नविंदर अपने कानों में एक नॉइस डिफेंडर हेडफोन का यूज़ करने लगा था। आपको बता दें कि
यह उस तरह का हेडफोन होता है जिसमें बाहर की आवाज़ आपके कानों में नहीं जा सकती है। इसके अलावा नविंदर ने अपने ट्रेडिंग डेस्क को लोगों से अलग कर लिया था ताकि लोग बार बार उसे डिस्टर्ब न कर सके। नविंदर इस कंपनी के लिए लगभग 5 साल तक काम करता है, यानी साल 2003 से 2008 तक। इस 5 साल के जॉब के दौरान नविंदर ने इस कंपनी से करीब $1 मिलियन की कमाई करी थी। जॉब छोड़ने के बाद नविंदर डिसाइड करता है कि वह अब से खुद के लिए ट्रेडिंग करेगा, जिसके लिए नविंदर अपने लंदन वाले ही बेडरूम में अपना नया ट्रेडिंग सेटअप बनवाता है। ध्यान रहे, यह ट्रेडिंग सेटअप काफ़ी खास होता है क्योंकि यह एक हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग सेटअप होता है जिसमें कई सारे एडवांस सॉफ्टवेयर होते हैं जिसका इस्तेमाल नविंदर ट्रेडिंग करते समय कर सकता है। साल 2008 और 9 में नविंदर अपने घर से ही ट्रेडिंग करता है और अच्छा खासा प्रॉफिट भी बनाता है। नविंदर जून 2009 में अपने ट्रेडिंग सेटअप में एक सॉफ्टवेयर अपडेट करवाता है। दरअसल नविंदर अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर को कहता है कि मुझे ट्रेडिंग करते समय अगर किसी भी ट्रेडिंग ऑर्डर को कैंसिल करना हो, उसके लिए तुम मेरे ट्रेडिंग सेटअप में एक कैंसिल इफ़ क्लोज का बटन जोड़ दो, जिसके लिए नविंदर का सॉफ्टवेयर इंजीनियर मान भी जाता है और उसने नविंदर के ट्रेडिंग सेटअप में कैंसिल इफ़ क्लोज का बटन भी जोड़ देता है। ध्यान रहे दोस्तों, इस बटन का इस्तेमाल करके नविंदर 6 मई 2010 को अमेरिका के स्टॉक मार्केट में भूचाल ला देता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे 6 मई 2010 वाले दिन का। जी हाँ दोस्तों, इस दिन फाइनेंस की दुनिया का सबसे अजीब क्रैश आया था जिसे आज हम फ्लैश क्रैश के नाम से जानते हैं। तो आइए जानते हैं 6 मई 2010 को पूरे दिन अमेरिका के स्टॉक मार्केट में क्या हुआ था। 6 मई 2010 को यूएस का स्टॉक मार्केट सामान्य दिनों की तरह ही ओपनिंग दिया था। प्रमुख इंडेक्स डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल इंडेक्स की ओपनिंग हल्की गिरावट के साथ हुई थी। ऐसा नॉर्मल दिनों में कई बार देखने को मिला था। हालांकि मार्केट में ग्रीस की डेट क्राइसिस की वजह से थोड़ी टेंशन बढ़ी हुई थी। दरअसल इन्वेस्टर और ट्रेडर्स समझ रहे थे कि ग्रीस की डेट क्राइसिस का असर अमेरिका के स्टॉक मार्केट पर भी पड़ सकता है, जिस वजह से मार्केट में थोड़ी सेलिंग प्रेशर देखी जा सकती है। इन सब के बावजूद अमेरिका का मार्केट 6 मई को सुबह से लेकर के दोपहर के 1 बजे तक मामूली गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। कुल मिलाकर कहा जाए तो उस दिन मार्केट में ट्रेडर और दूसरे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर वगैरह नॉर्मल दिनों की तरह ही ट्रेड कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ 6 मई को हमारे इस स्टोरी का हीरो नविंदर सिंह सराव अपने लंदन वाले बेडरूम से रोज़ की तरह ही अमेरिका के स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए पूरी तरह तैयार था। 6 मई वाले दिन नविंदर सुबह से ही अमेरिका के मार्केट में कई सारे सेल कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर लगाता है। ध्यान रहे, यह ऑर्डर कई घंटों के अंतराल पर थे। उदाहरण के तौर पर अगर पहला ऑर्डर 9:30 पे लगाता था तो दूसरा ऑर्डर 10 बजे या 10:30 बजे लगाता था और हर बार ऑर्डर हैवी लगाता था, हैवी वॉल्यूम के साथ, यानी 50,000, 30,000 कॉन्ट्रैक्ट, 40,000 कॉन्ट्रैक्ट का सेल ऑर्डर लगाता था। ध्यान रहे, वह केवल इस ऑर्डर को लगा रहा था, उस ऑर्डर को पूरा करने का उसका कोई इरादा नहीं था। अर्थात वह इन ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने वाला नहीं था। वह केवल बाज़ार में एक माहौल बना रहा था कि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर सेल करना चाहता हूँ। लेकिन जैसे ही कोई ख़रीदने के लिए तैयार होता था, उससे पहले ही नविंदर उसे कैंसिल इफ़ क्लोज बटन से कैंसिल कर देता था। स्टॉक मार्केट की दुनिया में इसे ही स्पूफिंग ट्रेडिंग कहा जाता है। स्पूफिंग ट्रेडिंग का मतलब होता है एक ऐसा फेक लेयर बनाना ताकि लोगों के मन में एक भ्रम आ जाए कि मार्केट में कोई बहुत अधिक सेल कर रहा है या फिर बहुत अधिक खरीद रहा है, जैसा नविंदर कर रहा था। वो तो ऑर्डर तो दे रहा था लेकिन उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने का उसका मन नहीं था, और जैसे ही कोई उस ऑर्डर के करीब आता था उसके दाम के पास, वैसे ही वो तुरंत उसे कैंसिल कर देता था। दोस्तों आइए एक उदाहरण की मदद से समझते हैं 6 मई 2010 वाले दिन नविंदर कर क्या रहा था। मान लीजिए 5 दुकानदार हैं, वो पाँचों दुकानदार सेब बेचने का काम करते हैं। 6 मई 2010 वाले दिन सेब का दाम 80 रुपये किलो था। ठीक है, अब अचानक से एक दुकानदार जिसका नाम मान लीजिए नविंदर ही है, वो करता क्या है कि अपने सेब के दाम को घटा करके 70 रुपये चिल्लाने लगता है कि आइए आइए 70 रुपये है, सेब ले जाइए। तो अचानक से बाज़ार में मौजूद सारे ग्राहक नविंदर की दुकान के पास पहुंच जाएंगे। अब कहानी ये है कि 70 रुपये होने की वजह से सभी लोग उसके पास पहुंच रहे हैं, तो बाकी के 4 दुकानदार भी कहते हैं लाओ यार हम लोग भी 70 रुपये ही कर देते हैं, वरना हमारा सेब खरीदेगा कौन। लेकिन ट्विस्ट ये है कि जैसे ही दुकानदार के पास यानी नविंदर के पास
ग्राहक पहुंचते हैं, नविंदर कहता है नहीं नहीं, मैं 70 नहीं बेच रहा हूँ, मैं 80 बेच रहा हूँ। तो फिर क्या होगा, अचानक से सभी लोग अपने सेब का दाम 80 रुपये कर देंगे। अब नविंदर करता क्या था कि जैसे ही दाम 70 रुपये दूसरे दुकानदार करते थे तो उन लोगों से वह सेब जो है सस्ते में 70 रुपये में ख़रीद लेता था, और बाद में जब दाम बढ़ने लगता था तो उसे वो 80 रुपये में बेच लेता था। तो वह ऐसे प्रॉफिट कमाता था। बिल्कुल यही उदाहरण नविंदर सिंह सराव रियल की दुनिया में भी अपनाता था, जिससे उसने 6 मई 2010 वाले दिन करीब 8 करोड़ का प्रॉफिट बुक करता है। नविंदर सिंह सराव ने 6 मई 2010 वाले दिन सुबह से ही सेल ऑर्डर लगा करके मार्केट में पहले से ही एक फेक सेलिंग प्रेशर क्रिएट कर दिया था। लेकिन सबसे बड़ा मोड़ दोपहर में आता है, जब बाज़ार की एक टॉप म्यूचुअल फंड हाउस ग्रीस की डेट क्राइसिस की टेंशन की वजह से S&P 500 का ई मिनी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर का एक बहुत बड़ा सेल ऑर्डर दे देता है। फिर क्या, मार्केट में चौतरफा कोहराम मच जाता है। दोस्तों, दरअसल दिक्कत यह होती है कि मार्केट में उन दिनों एल्गो ट्रेडिंग, कंप्यूटर से ट्रेडिंग और HFT ट्रेडिंग काफ़ी फेमस थी। इन सारे सिस्टम में जैसे ही म्यूचुअल फंड हाउस के सेलिंग ऑर्डर की डिटेल्स मिलती है, ये लोग भी धड़ाधड़ बिकवाली शुरू कर देते हैं, और फिर एक मार्केट में बड़ा सेलिंग प्रेशर बनने लगता है। इस सेलिंग प्रेशर में नविंदर का फेक कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर भी काम आने लगता है, और वह भी आग में घी डालने का काम करता है। फिर क्या, मार्केट में एक बिकवाली का फेक माहौल बनने लगता है और बिकवाली शुरू हो जाती है। इस बिकवाली के माहौल के बीच में नविंदर अपने सारे सेल कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर को एग्जीक्यूट होने से पहले ही कैंसिल कर देता है। इसके अलावा सेलिंग के माहौल में नविंदर कई सारा सस्ता माल खरीद लेता है और बाद में उसे ऊंचे भाव पर बेच देता है। 6 मई 2010 वाले दिन नविंदर ने इस भारी गिरावट के माहौल के बीच में करीब 8 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बनाता है। हालांकि इस गिरावट के चक्कर में डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल इंडेक्स करीब कुछ मिनटों में 958 अंक टूट जाता है। हालांकि बाद में डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल इंडेक्स इस गिरावट से रिकवरी कर लेता है और फिर से अपने हाई लेवल पर पहुंच जाता है। इस गिरावट के चक्कर में अमेरिका का करीब $6 बिलियन का मार्केट कैप सफ़ा हो जाता है। दोस्तों, बड़ी गिरावट के बाद अब इस गिरावट की जांच पड़ताल होना कंफर्म था, जिसके लिए बाज़ार की 2 एजेंसी CFTC और SEC को इस जांच पड़ताल में लगाया जाता है। ये दोनों एजेंसियां करीब 147 दिन बाद यानी 30 सितंबर 2010 को 104 पेज का रिपोर्ट बनाकर देती हैं। इन दोनों एजेंसियों ने इस रिपोर्ट में बताया कि 6 मई 2010 को आई मार्केट में गिरावट का प्रमुख कारण मार्केट में सेल और बाई ऑर्डर का अनबैलेंस होना है। इसके अलावा इस गिरावट में HFT ट्रेडिंग और एल्गो ट्रेडिंग को भी मेन कारण बताया गया। साथ ही स्पूफिंग का भी जिक्र किया गया कि मार्केट में कई सारे फेक लेयर बनाए गए हैं 6 मई वाले दिन। लेकिन इस पूरे रिपोर्ट में कहीं भी नविंदर सिंह सराव का जिक्र नहीं रहता है, जो अपने आप में एक अजीब बात है। अब सवाल यह है कि नविंदर सिंह सराव आखिर पकड़ा कैसे गया, जब अमेरिका की 2 टॉप एजेंसियां भी इस जांच में नविंदर सिंह सराव के खिलाफ कोई सबूत या फिर नविंदर सिंह सराव के बारे में भनक तक नहीं लगती है, तो नविंदर सिंह पकड़ा कैसे गया, तो आइए जानते हैं। 6 मई 2010 के फ्लैश क्रैश में नविंदर सिंह सराव का हाथ है, इस बात की जानकारी साल 2012 में पता चलती है। दरअसल होता क्या है कि अमेरिका का एक एल्गो ट्रेडर रहता है, वह फ्लैश क्रैश वाले दिन का डेटा उठा करके अपने ट्रेडिंग सेटअप में डालता है और उसकी बैक टेस्टिंग करता है। तब जा कर के नविंदर के स्पूफिंग का सारा खेल पता चल जाता है। वह एल्गो ट्रेडर इस बात की जानकारी अमेरिका की एजेंसियों को भी देता है। तब जा कर के अमेरिका की एजेंसी फिर से इस केस को ओपन करती हैं और 2015 में जा कर के नविंदर के खिलाफ पुख्ता सबूत मिलते हैं। फिर क्या, अमेरिकी सरकार FBI की एक टीम भेज करके नविंदर को 12 अप्रैल 2015 को लंदन से ही गिरफ्तार कर लेती है। नविंदर को अमेरिका लाया जाता है और अमेरिका में ही इसके ऊपर सारे केस चलते हैं। नविंदर के ऊपर अमेरिकी सरकार 22 केस लगाती है और करीब उसे 380 साल की सज़ा देती है। अमेरिकी सरकार नविंदर से कहती है कि तुम 5 मिलियन की पेनल्टी भर करके थोड़ी सज़ा कम करवा सकते हो। इस पर नविंदर का वकील जवाब देता है
कि इसने जो भी स्टॉक मार्केट से पैसे कमाए थे वह एक स्कीम में डाला था और वह स्कीम फर्जी निकली, जिससे इसका पूरा पैसा डूब चुका है। अमेरिकी सरकार नविंदर के सामने एक और ऑप्शन रखती है, कहती है कि अगर तुम अमेरिका के मार्केट में इस तरह के गड़बड़ को पकड़वाने में हमारी मदद करो तो तुम्हारी हम सज़ा जो है और कम करवा देंगे। नविंदर इस शर्त को मान लेता है और साल 2020 तक अमेरिका की सरकार की हेल्प करता है। अंत में साल 2020 में अमेरिकी अदालत में आखिरी बार नविंदर के केस पर सुनवाई होती है। केस की सुनवाई अमेरिकी जज केंडला के द्वारा किया जाता है, जिसमें जज ने नविंदर को यूएस एजेंसियों की हेल्प और उसके ऑटिज्म बीमारी को ध्यान में रख करके उसको उसके माता पिता के घर यानी कि लंदन वाले घर पर ही 1 साल की हाउस अरेस्ट की सज़ा सुनाती है।